अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो हम डाउट क्लियरिंग जो चीज़ें हैं, जो लास्ट लेक्चर हमने लिए हैं उनमें से अगर कुछ डाउट रहा है तो एक तो हम उसको डिस्कस करेंगे और हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मैं लेक्चर करवाऊंगा उसके बाद में उसके एमसीक्यूज़ एज सून एज़ पॉसिबल लाऊं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो जाए और एट द सेम टाइम अगर कहीं पे डाउट रहा है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर उनके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों। पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लाया, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे अमेंडमेंट्स, वहाँ पे जो मिस हुआ था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेंगे। दोस्तों, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर? और ये इनेक्ट किया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, और ये जो अमेंडमेंट है, ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतना सब्जेक्ट मैटर है, इसने इतनी चेंजेस लाई, इसने इतने पावर सुप्रीम पावर उस पार्लियामेंट को दिए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला। ठीक, अब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, जो इस पर कंट्रोवर्सी हुई है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वो चेंजेस लाई, इसने वो सब्जेक्ट मैटर दिए जिसने इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बदल के ही रख दिया। वो हम देख लेते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक है कि जो इसने चेंजेस लाई, दोस्तों, जब हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो शेड्यूल से 12 शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें जो 7th शेड्यूल है वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट, मतलब वो फेडरल प्रोविजंस के साथ डील करता है। और उस शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट पे वो सब्जेक्ट्स है, वो प्रोविजंस मेंशन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन है, वो सब्जेक्ट्स है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर है। इसी तरीके सेंट्रल लिस्ट में कम्युनिकेशन है, डिफेंस है। और कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन है जहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। क्लियर? अब इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का काम क्या है 7th शेड्यूल में? इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाला। और वो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब इन 5 सब्जेक्ट्स पे ये अब कंकरेंट लिस्ट में आए, इस पर आप स्टेट भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी लॉ बना सकती है। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसने क्या किया? एक काम इसने किया, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इसने 7th शेड्यूल में जो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स है फॉर स्टेट, सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट, इसने ट्रांसफ़र किए 5 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। और वो 5 सब्जेक्ट्स आप याद रखना ये, क्योंकि वहाँ आ जाता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए गए स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, और इनमें से कौन नहीं है। तो आप ये पांचों याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल में हमने जब दोस्तों पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स ऐड हुए, एक सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 को। मतलब इस डेट से पहले ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इंडियन प्रियम्बल या ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, क्योंकि इंडियन प्रियम्बल जो है वो हमें इंट्रोडक्शन देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 1976 यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उससे पहले ये 3 वर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है दोस्तों, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना वो क्या था? वो था सॉरेन था, जो हमने प्रियम्बल में पढ़ा। सोशलिस्ट था? नहीं, क्योंकि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, सेक्युलर भी नहीं था। क्लियर?
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये 3 वर्ड्स ऐड किए। फिर हम ये देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी, जो एक सवारन सिंह कमेटी बिठाई गई थी इस पे, और उसने एक रिकमेंडेशन दी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए किसके लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए। इफ़ दे आर इंजॉइंग, अगर इंडिया की सिटीजन इंजॉय फंडामेंटल राइट्स करते हैं, सो दे शुड हैव आल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों जब हम ये चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, फिलहाल आप ये याद रखो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स, आर्टिकल 51 है जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी इंसर्ट किए। दोस्तों एक न्यूज़ रिसेंटली बहुत ही चर्चे में थी और इसके ऊपर बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है पार्लियामेंट में। एक एमपी है केरला से, केजी अल्फानोज उसका नाम है, उसने एक बिल इंट्रोड्यूस की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल 2021 की बिल। ठीक, कहाँ पे, इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट केजी अल्फानोस ने ये बिल इंट्रोड्यूस की। और अपर हाउस क्या होता है पार्लियामेंट, ये राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, और लोअर हाउस हम बोलते हैं लोकसभा को। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये कवर करेंगे, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारा हम वहाँ पे देख लेंगे। बट ये न्यूज़ थोड़ी चर्चे में थी, मैंने सोचा ये आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रीएम्बल के रिलेटेड है। इस केजी अल्फानोज जो है ये एक प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में हमें 2 तरह के मेंबर्स मिलते हैं। एक होते हैं वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो बिलोंग करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको प्राइवेट मेंबर नहीं बोलते हैं, उनको पब्लिक बोलते हैं। वो जो भी बिल या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाना चाहते हैं, जब उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे हम ये देख लेंगे वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए एक जो ख़ास तौर पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करते हैं उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक, और उस बिल को हम बोलते, वही बिल जब पास होती है फिर उसको वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाती है। बिफोर पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो एक बिल होती है, जब वो पास नहीं की जाती उस पर डिस्कशंस होते हैं। तो ये जो बिल होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको 2 बंदे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक प्राइवेट मेंबर वो होता है जो सिर्फ एमपी होता है और मिनिस्टर नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरा होता है जो मिनिस्टर होता है, जो बिलोंग करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करेगा तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक बिल। ठीक, तो ये जो केजी अल्फानोस है ये एक एमपी है, ये मिनिस्टर नहीं है, इसने बिल इंट्रोड्यूस की, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये डील करती है कि अमेंड करो प्रीएम्बल को। इस बिल में ये मेंशन है कि ये इसलिए है कि प्रीएम्बल को अमेंड करना है, और इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है और इस पे बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आज न्यूज़ में है। और ये बिल, इस बिल का मकसद क्या है, ये चेंज करना चाहती है जो सोशलिस्ट वर्ड हमने पढ़ा कहाँ पे, प्रीएम्बल में, ये उसको चेंज करना चाहती है विथ इक्विटेबल। ठीक, ये बिल सीक्स टू रिप्लेस द वर्ड सोशलिस्ट विथ इक्विटेबल, और ये ऐड करना चाहती है दैट इज़ एसेस टू इन्फॉर्मेशन एंड हैप्पीनेस, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रीएम्बल में पढ़े वो। अब ये यहाँ पे डिस्कस करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने सोचा कि हमने पढ़ा अभी एक ही बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल को अमेंड किया गया और 3 वर्ड्स ऐड किए। लेकिन अब 2021 की जो बिल आई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये बिल भी सीख करती है कि प्रीएम्बल को अमेंड करे, और ये चाहती है कि सोशलिस्ट को इक्विटेबल से चेंज करें, और ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैप्पीनेस एज ऑब्जेक्टिव मेंशन करें। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो एमपी होता है हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। ठीक, और पब्लिक उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। उसके बाद है दोस्तों एमसीक्यूज। दोस्तों ये वो एमसीक्यूज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ये उनके रिलेटेड एमसीक्यूज है। और मैं चाहता हूँ हर एक लेक्चर के बाद जो भी हम लेक्चर करें, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एज सून एज पॉसिबल आपके पास इसके एमसीक्यूज पहुँच जाए, ताकि जो भी डाउट रहा हो उस टॉपिक में आपको वो क्लियर हो जाए। और एट द एंड ऑफ द डे मकसद आपका यही है, आप अगर यहाँ पे 30 मिनट देते हो, 20 मिनट देते हो, आधा घंटा देते हो या 1 घंटा देते हो,
इसका मकसद यही है कि आपको प्रोडक्टिव कंटेंट मिलना चाहिए और फाइनली आप एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन करके आओ, ठीक। और मैं चाहता हूँ मैं आपको MCQs के थ्रू भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, और जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से भी हम जब टॉपिक को एनालाइज करते हैं, वहाँ से भी जब फैक्ट्स निकलते हैं, तो वहाँ से भी आप कुछ चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। क्लियर? तो MCQs है दोस्तों। फर्स्ट MCQ इज 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, कल जब हमने 10th शेड्यूल पढ़ा, हमने जब कल एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट ने 10th शेड्यूल इंसर्ट किया, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ किससे आया, किस अमेंडमेंट से? दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर क्या है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पे 24 अमेंडमेंट जो मेंशन है, ये तो नहीं है, ये डील करता है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके साथ डील करता है। 61st डील करता है कि इसने वोटिंग एज को रिड्यूस किया फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली 21 से 18। पहले 21 ईयर्स की वोटिंग एज थी, अब 18 है, ठीक। और वो किस अमेंडमेंट से किया गया? 61st। और 85 तो है ही नहीं। ये तो डील करता है किसके साथ? ये रिलेटेड है सीनियरिटी जो प्रमोशंस में होती है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो SC और ST से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है सेकंड, वाया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म सोशलिस्ट वाज इंसर्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने अभी पढ़ा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम बोलते हैं? 42nd सेकंड को। और इसी से इंसर्ट ही 3 वर्ड्स हुए, और इसने FDs को भी इंसर्ट किया, और इसने सब्जेक्ट जो थे स्टेट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स उनको ट्रांसफ़र किया था कंकरेंट लिस्ट में, वो थे 5 सब्जेक्ट्स, वो आपको याद रखने। विच अमंग द फॉलोइंग Constitution Amendment Act reduced the age of voting from 21 years to 18 years। ये मैंने अभी कहा कि वो है 61st वोटिंग एज जो है फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो वोटिंग एज थी पहले 21 ईयर्स, और फिर उसको 18 ईयर्स किया गया बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट। India, that is Bharat, shall be a union of states. The above mandate has been enshrined in the Constitution of India in which among the following? देखिए दोस्तों, जब हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ी थी, तो उसमें हमने आर्टिकल 1, 2, 3 देखा था और 4 भी देखा था। और जब हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो बताता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब एक तो ये आर्टिकल फर्स्ट हमें नाम बताता है कि लीगल नाम कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का नाम क्या है, और नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल दो हमें यहाँ पे फेडरेशन है, हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। वो जब हम दोस्तों जब इंडियन फेडरेशन पढ़ेंगे, कैसी फेडरल है, एसेंट्रमिक फेडरल है, ये डिवीजन ऑफ पावर्स क्यों है, यूनियन क्यों कहा जाता है, फेडरल क्यों कहा जाता है, वो हम वहाँ पे देख लेंगे। बट आप यहाँ पे ये याद रखो कि आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, एक तो ये नाम बताता है इंडिया का दैट इज़ भारत, और ये नेचर ऑफ पॉलिटी बताता है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। ऑल दो हमें यहाँ पे फेडरेशन भी है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आर्टिकल में, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए रखा है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स हमने रखे हैं। हमने स्टेट्स को अलग पावर्स दिए हैं ताकि वो स्टेट लिस्ट पे बनाए, लॉज बनाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन? ना ही ये प्रीएम्बल में, ना ही आर्टिकल 2 में, ना ही शेड्यूल फर्स्ट में, आर्टिकल फर्स्ट में मेंशन। उसके बाद है द अल्टीमेट सॉवरेंटी इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी रेस्ट्स विद विच अमंग द फॉलोइंग। जो अल्टीमेट सॉवरेंटी है इंडिया में, मतलब जो भी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो यहाँ पे, चाहे जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे, उनकी जो अथॉरिटी है वो कहाँ से वो डिराइव करते हैं, उनको वो अथॉरिटी कौन देता है। अगर यहाँ के किसी मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है, वो कौन अथॉरिटी उसको देता है। अगर यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो कौन उसे देता है। अगर यहाँ पे MLA के पास अथॉरिटी है, वो कौन उसे देता है, वो कहाँ से वो अथॉरिटी लाता है। ये हमने प्रीएम्बल में देखा, क्योंकि प्रीएम्बल में जब हमने 4 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा कि अडॉप्ट कब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया, दैट इज़ 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है, सॉवरेन, सोशल, सॉवरेन हमने देखा
सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हमने देखा। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे कि जो इंडिया को विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोगों को मिल के कलेक्टिवली अचीव करने हैं, वो हमने देखे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। और हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया में है पीपल। अब दोस्तों ये पीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कैसे है ये मैं समझाऊंगा आपको। अप्रॉक्सीमेटली, ये मैं फिगर एक लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, इससे ज़्यादा भी होगा और कम भी, 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। इनको कौन रिप्रेजेंट करता है? एमपीज करते हैं रिप्रेजेंट। एमपीज कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, ठीक। और इनके पास अथॉरिटी होती है, ठीक, क्योंकि ये इलेक्शन से चुन के आते हैं, यही 140 करोड़ इनको चुनते हैं। इन एमपीज को कौन रिप्रेजेंट करता है? दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बढ़कर क्या होता है? कैबिनेट। और कैबिनेट को के बाद किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के बाद डायरेक्ट पीएम। तो हम ये कह सकते हैं चाहे पीएम हो, चाहे किचन कैबिनेट हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, चाहे एमपीज हो, ये जो डिवीजन हुआ है ये इसलिए हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि डिसीजन जल्दी से जल्दी ले जाए पाए। क्योंकि ये 40 करोड़ पार्लियामेंट में आके कौन से डिसीजंस लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इसलिए एमपीज़ को चुनते हैं। और एमपीज़ को रिप्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कैबिनेट, फिर किचन कैबिनेट, और फिर फाइनली पीएम। और ये डिराइव सारे कहाँ से अथॉरिटी करते हैं? ये सारी हिरार्की जो है ये डिराइव करते हैं अपनी अथॉरिटी लोगों से, 140 करोड़ से, यही इनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो हम ये कहेंगे द सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इंडियन पॉलिटी में क्या है? दैट इज़ पीपल। क्यों है लोग? इसलिए है लोग क्योंकि हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब ये होता है जहाँ पे पॉपुलर सॉवरेंटी को वोट दिया जाए, जहाँ पॉपुलर सॉवरेंटी सोर्स बने पावर की, अथॉरिटी की। और पॉपुलर सॉवरेंटी क्या होती है? ये लोगों का विल होता है, कलेक्टिव विल होता है लोगों का, कि लोग किसको देना चाहते हैं पावर, लोग किसको चुनना चाहते हैं। क्लियर? चलिए, ये आंसर्स हैं इन 5 क्वेश्चंस के। उसके बाद है वो ये करंट का क्वेश्चन एक आया है आपके लिए यहाँ। विच कंट्री इज सेट टू स्टार्ट नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के लिए एक कैंपेन चलाई गई थी, नॉक एवरी डोर, जिसको हम हर घर दस्तक भी बोलते हैं। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफ इंडिया ने चलाई थी, दैट इज़ इंडिया ने, ताकि वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाया जाए। और उन एरियाज़ में जहाँ पे वैक्सीनेशन कम है वहाँ पे वैक्सीनेशन रेट बढ़ाई जाए और घर घर जाके लोगों को अवेयर किया जाए कि इन वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। In the context of preamble of Indian Constitution, we came to know the concept of unity of Trinity, which includes the unity of। देखिए दोस्तों, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें हम की वर्ड्स पढ़ते हैं, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। ये क्वेश्चन बताता है कि आप 3 वर्ड ऐसे बताओ जिनको हम यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं। यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? 3 वो वर्ड्स, 3 वो की वर्ड्स प्रियम्बल में जो अगर एक दूसरे से अलग होंगे तो उससे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मेस और कियास क्रिएट हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। देखो कैसे, अगर ये तीनों अलग करेंगे, अगर सिर्फ इक्वलिटी और अगर सिर्फ लिबर्टी होगी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी इसमें नहीं होगा, तो क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। जो पावरफुल बंदा होगा तो वही जो दबे कुचे लोग हैं उनको सुप्रेस ज़्यादा करेगा और अपनी लिबर्टी इंजॉय करेगा। क्लियर? तो ये तीनों मिलके, उसके बाद फ्रैटर्निटी भी होनी चाहिए ताकि यूनिटी रहे, और इक्वलिटी भी होनी चाहिए ताकि जो बेचारे दबे कुचे लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस दी जाए, चाहे उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दी जाए, चाहे उनको इक्वलाइज करने के लिए, ओपन मेरिट तक पहुंचने के लिए उनको 10% की रिजर्वेशन हो, चाहे स्कॉलरशिप्स दी जाए। तो वो कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी में ये होता है, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ये है कि आपको जो दबे कुचे लोग हैं उन बेचारों को भी उस लेवल तक लाना है जहाँ पे ओपन वाले compete करते हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे द यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी का मतलब ये होता है जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी एक साथ काम करेंगे। अगर इनमें से एक स्किप हो गया, एक मिस हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वेल्थ है या बाकी चीज़ें हैं, वो एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास आएगी, जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है वो दब सकते हैं। तो आंसर इसका ए है। इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाई है, जब आपको ये PDF मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप इनको रिवाइज़ करोगे तो आपको
अच्छे से इनको कर पाओगे, और ड्यूरिंग जब आप एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की पढ़ोगे मे भी वहाँ से और भी कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, क्योंकि अगर आप 10 पॉइंट्स पढ़ोगे 5 तो याद रहेंगे, 5 पढ़ोगे 2 तो याद रहेंगे, आप एक ही पढ़ोगे तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया वाज हेडेड बाय, दोस्तों हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की थी, इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, ठीक, जो हमारे पास आज है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने, इसकी स्कीम जो थी, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो 389 जो हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था, जो 1946 को यहाँ आया था। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसमें था, ये 3 था। इसका ह्यूज गेट स्केल का इसके साथ कोई काम नहीं है। बट क्वेश्चन क्या बता देता है यहाँ पे, क्वेश्चन बताता है कि हेड कौन कर रहा था इसको, इसका हेड था पैट्रिक लॉरेंस। ये मैंने इसलिए यहाँ पे आंसर रखा है क्योंकि जब आप इन नोट्स को रिवाइज करोगे तो उस टाइम मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जाए कि आप पहले आंसर पीछे देखो फिर यहाँ पे, मैं चाहता हूँ आपका रिवाइज यहीं पे हो जाए। तो इसका हेड कौन था, इट वाज हेडेड बाय द लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। 1946 में ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसने स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए 389 मेंबर्स हमें दिए थे कि इनको कैसे चुनना है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, ठीक। चलिए, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने अडॉप्ट किया, देखिए अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और एनफोर्स कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी एडॉप्टेशन का कंसेप्ट जो यहाँ पे है, एडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने किया, देखिए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाएगा वही अडॉप्ट करेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, ये बनी थी, ये पार्टली नॉमिनेटेड थी और पार्टली इलेक्टेड थी। और स्कीम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया किसने दिया था, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया, जिसमें 3 मेंबर थे जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद है 10th क्वेश्चन दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट। ये फैक्ट है दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, पहली बार ये कहाँ पे मिली, दैट इज़ 9 दिसंबर 1946 जो डेट था वहाँ पे, इस डेट पे ये मीट हुए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये था BN राव, क्योंकि फैक्ट जब मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो वो फैक्ट्स मैंने उसी नोट पे मेंशन किए, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको रिमाइंड वो चीज़ें हो जाएंगी। और BR अम्बेडकर क्या था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। KM मुंशी जो था ये एक मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और ये जो है ना दोस्तों, ये MC स्टालवार्ड, इसका आंसर है BN राव, यही कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र था। BR अम्बेडकर था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, और KM मुंशी था एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये MC स्टालवार्ड जो है, ये है दोस्तों, ये था मोतीलाल चमनलाल स्टालवार्ड, इसकी फुल फॉर्म है मोतीलाल चमनलाल स्टालवार्ड। ये एक इमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट था और ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल इंडिया का था। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल इंडिया का था। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये चीफ लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और करंटली जो अभी के टाइम पे जो हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है KK वेणुगोपाल, ठीक। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर, ये हमने अभी देखा कैबिनेट मिशन प्लान, है ना दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान जो हमने अभी देखा जिसमें 3 मेंबर्स थे। हु अमंग द फॉलोइंग, हु प्रिसाइडेड ओवर इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इनॉग्रल मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो किसने, सचिदानंद सिन्हा। ये फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी नोट्स पे लाए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज BR अम्बेडकर। ये भी मैंने, इसके और भी मेंबर्स थे, ये शायद 7 मेंबर बॉडी थी इंक्लूडिंग चेयरमैन, वो तो नोट्स पे मेंशन है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट था इसका राजेंद्र प्रसाद। जहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना हो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, आप टेंशन मत ले लो।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मतलब दोस्तों जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, इनको जब भी कोई प्रोविज़न या जब भी इनको कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना होता था और उसको फिर पास करना होता था कि क्या हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे कि नहीं, तो वो ये पास किससे करते थे? क्या उसके लिए एक मेजॉरिटी वोट होता था? क्या वोटिंग सिस्टम होता था कि अगर 10 बंदे हैं फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या 100 बंदे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें से अगर पास करना होगा किसी प्रोविजन को कि या क्या ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाए कि नहीं लाए, क्या वो वोटिंग से होता था कि मेजॉरिटी से होता था? मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50% की, 51 ने कहा कि नहीं होना चाहिए, 49 ने नहीं कहा। तो क्या ये 2/3 मेजॉरिटी से होता था? ठीक, क्या ये कंसेंसस से होता था कि नहीं मिल के किसी प्रोविजन पे बात करते हैं मेंबर्स और फिर म्यूचुअल कंसेंट से उसको इंसर्ट करते हैं कि या यूनानिमसली नहीं आया तो बस किया पास? तो उसके लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी डिसीजन लिए जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाय कंसेंसस किए जाते थे। वहाँ पे ना मेजॉरिटी वोट थी, ना 2/3 मेजॉरिटी थी, ना यूनानिमसली। उसके बाद है द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ये बैग ऑफ बारोड मटेरियल, मतलब हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट करके वहाँ से प्रोविजनस इंस्पायर होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किए हैं, मॉडिफाई करके। मगर जैसे हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, डीपीएसपी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बताता है कि जो ड्राफ्ट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंस्पायर किस चीज़ का पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे? देखिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीज़ें इंस्पायर की है, बट सबसे ज़्यादा इसका नहीं है, ना ही ब्रिटिश का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो है, इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है किस पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, दोस्तों हम देखते हैं कि हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन कब? 26 नवंबर 1949 को, और प्रोमलगेट या इनफोर्स हमने कब किया? जनवरी 26 1950। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है कि अगर हमने अडॉप्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस डेट पे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, कंप्लीट किया, जो हम प्रीएम्बल में पढ़ते हैं कि ऑन दिस डेट दैट इज 26 नवंबर 1949 वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ज़रूरत थी कि हमने इन्फोर्स किया इसको जनवरी 26 1950 को, नवंबर के को छोड़ के एक महीना फिर दिसंबर, फिर जनवरी का 26 जब आया 1950 का, हमने तब इन्फोर्स किया। वजह क्या थी इसकी? और हम रिपब्लिक डे जनवरी 26 को ही क्यों मनाते हैं? क्लियर? तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों जो थी ये 1885 में बनी, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे जब इंडिया का नेशनलिज्म चल रहा था। जब आप आईएनएम पढ़ोगे, और आपको ज़रूरी वो पढ़ना है, तो वहाँ पे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पढ़ते हो, आप देखते हो 1885 में ये बनी, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक। और इसके सेशंस हुआ करते थे। सेशंस क्या होते थे? उन सेशंस में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती थी। क्लियर? और फिर क्या होता है, जो 1929 का सेशन होता है, जो लाहौर में होता है, जिसको हम लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, और उसका हेड होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। ये इम्पॉर्टेंट सेशन क्यों है? क्योंकि इसी सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया। पूर्ण स्वराज क्या कंसेप्ट है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब अब कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि अब हमें कंसेशंस, या बीच में जो कंसेशंस देना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, हमें अब वो कंसेशंस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अब छुटकारा इनसे मिलना चाहिए। क्लियर? तो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो 1929 को हुआ, जिसका हेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? और पूर्ण स्वराज क्या था? ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इसकी मीनिंग थी।
और 19 दिसंबर 1929, आई एम रिपीटिंग इट, 19 दिसंबर 1929 डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज हुआ। डिक्लेयर किया गया किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कहाँ पे? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब? जो 1929 को हुआ। हेड कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने होस्ट किया फ्लैग ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, और ये रात को मिडनाइट को हुआ। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, फिर क्योंकि जनवरी का महीना आया, अब नया साल आया, 26 जनवरी 1950 को कांग्रेस डिसाइड ये करती है कि अब हम 26 जनवरी को अब हम एज ए इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे और रखेंगे इसका यही नाम। मतलब हम ये देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में आया, वहाँ पे उसका हेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1929 में हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे यानी टोटल इंडिपेंडेंस डे करार दिया, डिक्लेयर किया। और इसलिए जब हमने अडॉप्ट किया, कंप्लीट किया 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे उन लोगों ने कहा कि अब बीच में दिसंबर है, उसके बाद नया 1950 का साल आएगा, तो 26 जनवरी को जो हमारे मेकर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे या जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, हम जो उन लोगों ने उस टाइम पे 26 जनवरी को एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस करार दिया था, बेस्ट रहेगा हम अपने इस फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उसी टाइम पे इनाग्रेट करें और इन्फोर्स करें। इसलिए 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया, और जिसको हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। इसी 26 जनवरी पे क्यों इन्फोर्स हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यही 26 जनवरी डे ऑफ पूर्ण स्वराज मनाया गया। कब? 1930 में। और 1930 में जब ये डिक्लेयर किया गया, और 1929 में ये लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिसीजन लिया गया था, जिसका हेड था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो क्वेश्चन बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, क्योंकि यही डे हमने सेलिब्रेट किया था एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस सिंस 1929। सिंस 1929 हम क्यों कहते हैं सेलिब्रेट करते थे? क्योंकि उसी डे पे हमने जो डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज, मगर मनाया था हमने दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। डिक्लेयर हमने किया था पूर्ण स्वराज कब? 1929 में, बट हमने ये प्रॉपरली सेलिब्रेट किया था एज अ टोटल इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज डे, दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1930 को, और इसलिए आज हम इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी टाइम इन्फोर्स इसलिए हुआ। क्लियर? तो इसका आंसर है ए। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, देखिए ये हमने पढ़ा है जो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट किसने दिया था? एम आर रॉय ने दिया था। और ये याद रखना दोस्तों, ये जो एम आर रॉय था ये कम्युनिस्ट, पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करता था। ये याद रखना, क्योंकि ये मैंने एक दो बार क्वेश्चन देखा है कि एम आर रॉय किस पार्टी से बिलोंग करता था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सेक्युलर स्टेट, मीनिंग अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर की मीनिंग आपको समझनी है दोस्तों। देखिए सेक्युलर की मीनिंग क्या होती है दोस्तों। एक ये कंसेप्ट है कि सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जैसे इंडिया है, जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, जहाँ पे किसी एक रिलीजियस को तरजीह ज़्यादा ना दी जाए, जहाँ पे कोई एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजियस ना हो, जहाँ पे हर एक के पास रिलीजियस राइट्स हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई बुद्धिस्ट है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई किसी और रिलीजियस से बिलोंग करता है, हर एक को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकता है। और स्टेट के यहाँ क्या होता है, हमारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है। हर एक रिलीजियस, कोई भी मज़हब यहाँ पे है, वो इक्वल है इन द आइज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमारी स्टेट क्या कही जाती है? दैट इज़ सेक्युलर स्टेट। क्लियर? और इस सेक्युलर स्टेट की मीनिंग क्या है? दैट इज़ द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस इक्वल। ये तो सही है,
फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल पीपल, ये भी सही है। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इन मैटर्स एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जब यूपीएससी के फॉर्म निकलते हैं या पीएससी के फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म यहाँ पे निकलता है, वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें मेंशन की है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस यू कांट डिस्क्रिमिनेट द पीपल। वो उनके अपने आइडियाज़ है, वो उनकी अपनी एक फ्रीडम है, ठीक। तो ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सही है, ये फर्स्ट 2 एंड 4 सही है, थर्ड सही नहीं है दोस्तों। कैसे थर्ड क्यों नहीं सही है? यहाँ पे मेंशन है थर्ड ऑप्शन में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन और फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मतलब इस सेंटेंस का क्या है, ये यही है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं या पार्शली फंडेड है या ट्रस्टेड बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है, हर एक के पास वो फ्री है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि जो मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है कि वो इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस करे। अगर एप्लीकेबल होगा भी तब भी स्टूडेंट्स के पास ये फ्रीडम होती है, वो उनको अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो हमारा आंसर इसको जाने बगैर भी निकलता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से आपके पास 1, 2 और 4 आते हैं। 1, 2 और 4 कहाँ पे है? वो तो ऑप्शन नंबर डी पे है, तो आंसर है ये। और ये जो तीसरा ऑप्शन है रिलेटेड टू इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, इसका आंसर डी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्टे ब्लेस्ड।